नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज कॉमर्स के जो महत्वपूर्ण हैं सभी उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड आज के क्वेश्चंस हैं और इनमें ज़्यादातर प्रिंसिपल्स को कवर करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सोल प्रोप्राइटर डिसाइड करता है कि वो सेम बैंक अकाउंट यूज करेगा अपने पर्सनल अफेयर्स के लिए भी और बिजनेस के काम के लिए भी, मतलब एक ही अकाउंट रखेगा बिजनेस का और पर्सनल पैसा सब उसी अकाउंट में जमा करेगा। तो क्वेश्चन है कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, इनमें से पहचान करें। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एंटिटी। एंटिटी को बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि बिजनेस और ओनर दोनों हमेशा अलग अलग होते हैं, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो। इसलिए बिजनेस का जो अकाउंट है वो अलग रहना चाहिए और जो पर्सनल अकाउंट है वो अलग रहना चाहिए ओनर का। ये आपस में एक नहीं होने चाहिए, अलग अलग हिसाब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस अपने आप में एक अलग एंटिटी है और जो ओनर है उसका वो अपने आप में एक अलग एंटिटी है। बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं इसमें ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करने में। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हमको तथ्य फैक्ट पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि चीज़ों का सबूत हमारे पास होना चाहिए, हर चीज़ का फैक्ट होना चाहिए जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो है उसके पीछे हमारे पास कोई अवेलेबल डॉक्यूमेंट मौजूद रहना चाहिए। नेक्स्ट है मेजरिंग यूनिट प्रिंसिपल। ये कहता है कि मेजरमेंट की यूनिट होनी चाहिए, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन अगर मनी में मेजरेबल है तभी उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि एक व्यवसाय एक लंबे समय तक चलता रहता है, व्यवसाय कोई हाल फिलहाल बंद होने वाला नहीं है, ऐसा सोच करके अकाउंटिंग की जाती है। इसीलिए जो एसेट्स होती हैं उनकी नेचर देखी जाती है कि अगर वो एक साल से कम अवधि की हैं तो करंट मान लेते हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगी तो उनको फिक्स्ड मान करके हम लंबे समय तक बुक्स में रखते हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही है। बाकी ये एंटिटी कॉन्सेप्ट जो अभी बताया है वो यहाँ पे लिखा भी है। नेक्स्ट है गैप इज द एक्रोनिम फॉर। गैप एक्रोनिम है किसका, गैप किसका संक्षिप्त रूप है यह बताना है। ट्राई करें इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन 4 जो है ये सही है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दरअसल अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं या उनको कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं, एजम्पशंस भी बोल देते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी बोल देते हैं, कन्वेंशन भी बोल देते हैं। लगभग ये सारी चीजें एक ही हैं और इन सबको मिला करके प्रिंसिपल बोला जाता है और इन सबको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोला जाता है, क्योंकि इन प्रिंसिपल्स पे जनरली सभी अकाउंटेंट एक्सेप्ट होते हैं कि वो इसको अप्रूव करते हैं, खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हम इनको फॉलो करेंगे ताकि अकाउंटिंग बेटर तरीके से की जा सके। तो इसमें जो सही जवाब था वो था ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इंडिया के संदर्भ में बात करें तो जो इंडियन गैप है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से में आ जाते हैं सभी प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल के अंदर सारे ही कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स, एजम्पशंस, पोस्टुलेट्स ये सब आ जाते हैं। और इसका जो दूसरा हिस्सा है गैप का वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडिया में जो एएस अपनाए जाते हैं ये दोनों ही गैप के अंतर्गत आ जाते हैं। ये दोनों मदद करते हैं अकाउंटिंग को उनकी अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करने में। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट थर्ड, एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि एक व्यावसायिक संस्थान बिजनेस एंटरप्राइज लिक्विडेट नहीं होने वाला है या बिकने वाला नहीं है नियर फ्यूचर में, ये कौन सा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट इस बात को कहता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है एक व्यवसाय हाल फिलहाल में बंद होने वाला नहीं है, वो लंबे समय तक काम करता रहेगा। नेक्स्ट है बाकी जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेपरेट एंटिटी भी इसको कहते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है
तो एक्सपेंसेस को इस आधार पे रिकॉर्ड करना चाहिए बुक्स में, एक पर्टिकुलर ईयर में जब हम P&L बनाते हैं ये देखा जाना चाहिए कि एक्सपेंसेस से मिलने वाली जो इनकम है वो कितने पीरियड में मिलेगी, और उसी के आधार पे एक्सपेंसेस को लिखा जाना चाहिए P&L अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी को सैलरी देते हैं तो सैलरी का जो खर्चा देते हैं उसके बदले में वो 1 महीने काम करता है, तो जिस महीने वो पर्सन हमारे लिए काम करेगा उस महीने की सैलरी का बेनिफिट हमें इसी महीने मिलेगा और इसलिए ये इसी महीने का खर्चा माना जाएगा। जबकि कोई फिक्स्ड एसेट अगर हम खरीदते हैं तो हमें पता है फिक्स्ड एसेट लंबे समय तक काम करती है, यही कारण है फिक्स्ड एसेट्स की कीमत को हम 1 साल में खर्चा नहीं मानते हैं या 1 महीने का खर्चा नहीं मानते हैं, बल्कि अगर ये फिक्स्ड एसेट हमारे पास 10 साल तक रहेगी तो हम 10 साल तक इस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं धीरे धीरे, यानी कि पूरे 10 साल में उस खर्चे को हम डेप्रिसिएशन के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो थर्ड इसका सही जवाब था। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये काफी महत्वपूर्ण एक अवधारणा है और इसके ऊपर भी कई दफे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया में कौन कौन से अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल माना जाता है। तो उनको याद रखने का एक तरीका है कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का जो ऑडिट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, सरकारी अकाउंट का अंकेक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। बस कैग जो है इसके नाम से रखें याद कि 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं और ये फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो वर्णन है वो AS 1 में है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में बताया गया है कि ये 3 अकाउंटिंग के फंडामेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये 3 कौन है? सी कहता है कंसिस्टेंसी, के अकाउंटिंग के जो रूल अपना रही है उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक बार जो रूल अपना लें वो लंबे समय तक यूज किए जाने चाहिए, उनमें तब तक बदलाव नहीं होना चाहिए जब तक वास्तव में कोई ऐसी जरूरत ना हो। दूसरा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग हमें तैयार करनी चाहिए। और तीसरा है जी गोइंग कंसर्न, ये कहता है कि हमें ये मान करके अकाउंटिंग करनी चाहिए कि व्यवसाय लंबे समय तक काम करता रहेगा। तो ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वाइल ट्रीटिंग फंड्स को जब ट्रीट करें तो डैश रिकॉग्नाइज करता है कि रेवेन्यू एट ए पॉइंट ऑफ सेल एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड। यानी कि एक कॉन्सेप्ट जिसकी बात हो रही है वो ये कहता है कि जो रेवेन्यू है उसको तो पॉइंट ऑफ सेल पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, यानी कि जब बिक रहा है उस समय हमको रेवेन्यू मानना चाहिए, जब वास्तव में बिक्री हो रही है, सेल हो रही है हमारी, तब उसको हम अर्निंग मानेंगे अपनी। और एक्सपेंसेस तब मानेंगे जब वो वाकई में इनकर हो रहे हैं। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कैश आए नहीं आए इससे कोई मतलब नहीं है, उधार सेल भी आपकी रेवेन्यू हो सकती है। और ठीक वैसे ही एक्सपेंसेस आप कैश दें या ना दें, लेकिन जब वो इनकर हो रहे हैं, जैसे आपने किसी से काम कराया तो उसकी सैलरी ड्यू हो गई, अब आप इसकी सैलरी इस साल दें या अगले साल दें, लेकिन सैलरी इसी साल का खर्चा मानी जाएगी क्योंकि जिस साल वो इनकर हुआ है उस समय का खर्चा माना जाएगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है कैश बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, दूसरी होती है एक्रूअल बेसिस पे। तो कैश बेसिस कैश के आधार पर रिकॉर्डिंग करता है, जबकि एक्रूअल बेसिस एक्रूअल के आधार पर रिकॉर्डिंग करता है। एक्रूअल के जो 2 ब्रांच है एक्रूअल के, एक है जब इनकम को यानी कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो जो एक्रूअल का ये वाला ब्रांच है इसको कहा जाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। और जब एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि एक्सपेंस को कम माना जाएगा वो इनकर हुआ है, तो ये मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट जो कहता है कि किसी भी खर्चे को जब आप लिखते हैं तो उस खर्चे का पीरियड मैच करना चाहिए उस खर्चे से होने वाली इनकम के साथ। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्सपेंडिचर के लिए होता है, खास तौर पे रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए। तो 2 इसके टाइप हो जाते हैं एक्रूअल के, बाकी इनमें से सही नहीं है एक्रूअल, क्योंकि दोनों चीजों की बात हो रही है, रेवेन्यू की भी और एक्सपेंसेस की भी। तो जो सी कॉन्सेप्ट है वो सही कॉन्सेप्ट था, एक्रूअल ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजैक्शन एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक इनमें से ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसको ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता है? तो इनको पढ़ें और ट्राई करें कौन सा इनमें से सही है।
इनमें से जो सही है, सही का मतलब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन नहीं है उसको सही माना जाएगा जवाब। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है, क्योंकि एक्स ने एक ऑर्डर दिया डिसूजा कंपनी को गुड्स का। अब चाहे किसी भी चीज का ऑर्डर हो, ऑर्डर की कोई एंट्री बुक्स में नहीं होती है। बुक्स में एंट्री केवल ट्रांजैक्शंस की होती है। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कोई ऐसी अक्रेंस होनी चाहिए जिससे संस्था की एसेट और लायबिलिटीज पे अल्टीमेटली कोई इम्पैक्ट पड़े, इनकम या एक्सपेंस पे कोई इम्पैक्ट पड़े। तो बाकी सब जो है तीनों, एक्स ने स्टार्ट किया है बिजनेस, कैपिटल लगाई है 40,000 की, तो ये ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसने अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा है बिजनेस पे। क्या छोड़ा है इम्पैक्ट? कि एक तरफ बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई है, दूसरी तरफ कैश आ गया है बिजनेस के पास। एक्स ने पे की सैलरी 5,000 की स्टाफ को, एक तरफ कैश चला गया है यानी कि इम्पैक्ट हुआ, एसेट कम हो गई, दूसरी तरफ एक्सपेंस बढ़ गया, सैलरी हो गई, तो इम्पैक्ट हुआ है, ट्रांजेक्शन है। और नेक्स्ट है, एक्स ने परचेज की मशीनरी 20,000 की कैश में, एक तरफ कैश हमारा चला गया, एक एसेट कम हो गई, दूसरी तरफ मशीन आ गई, तो मशीन एक एसेट फिर से हमारी बढ़ गई, यानी कि इम्पैक्ट हुआ है। तो जब तक एसेट और लायबिलिटीज में या इनकम में या एक्सपेंस में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, तब तक उसको ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कब तभी किसी ट्रांजैक्शन को माना जाता है जब उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता हो एसेट पे, लायबिलिटी पे, इनकम पे या एक्सपेंस पे। तो डी इसका सही जवाब था। अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता है ऑर्डर्स को, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन या इवेंट नहीं होते हैं। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वो होता है जो बिजनेस इवेंट मॉनेटरी इंपैक्ट छोड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, बिजनेस के पे मॉनेटरी प्रभाव छोड़ती है। नेक्स्ट है द अपीयरेंस ऑफ ए कंटिजेंट लायबिलिटी, एक संदिग्ध ऋण, संदिग्ध दायित्व, कंटिजेंट लायबिलिटी का अपीयर कराना बैलेंस शीट के, कंपनी की बैलेंस शीट के फुटनोट में, यानी कि बैलेंस शीट के नीचे टिप्पणी के रूप में हम ये दिखाते हैं, कमेंट के रूप में दिखाते हैं, फुटनोट के रूप में दिखाते हैं कि एक कंटिजेंट लायबिलिटी भी है बिजनेस की। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है जिसके तहत इसको दिखाया जाता है? तो देखिए, पहले ये जाने कंटिजेंट लायबिलिटी होती क्या है। कंटिजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है कि जिसके बारे में हम ना तो ये श्योर हैं कि ये लायबिलिटी होगी हमारी, और ना ही ये कह सकते हैं कि ये लायबिलिटी नहीं होगी। इसका लायबिलिटी होना और ना होना डिपेंड करता है फ्यूचर पे, यानी कि कोई ऐसी लायबिलिटी है इन अमाउंट विच इज नॉट सर्टेन दैट इट विल बी आर लायबिलिटी और नॉट इट विल बी अ लायबिलिटी, एंड बीइंग अ लायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर सर्कमस्टांसेस। फ्यूचर सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि लायबिलिटी हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ऐसी लायबिलिटी को बोला जाता है संदेहात्मक लायबिलिटी, यानी कि संदेह है, संदिग्ध है, उसी को कंटिजेंट कहा जाता है। तो क्योंकि ये अभी संदिग्ध लायबिलिटी है तो बुक्स में इसको हम दिखाते नहीं है, क्योंकि हमें संदेह या कोई जरूरी नहीं लायबिलिटी हो। इसके एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल है जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा है हमारे अगेंस्ट, तो अगर हमारी अगेंस्ट जो पार्टी है वो जीत गई तो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, और वो नहीं जीती तो हमारी लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी का। तो इसमें पूछा है कि कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी को क्यों दिखाते हैं बुक्स में जब उसको हम मान ही नहीं रहे कि लायबिलिटी वो हो सकती है नहीं हो सकती है। तो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, इनमें से जो सही जवाब है वो है डिस्क्लोजर। वो ये कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी यूजर के डिसीजन को प्रभावित कर सकती है उसको जरूर दिखाना चाहिए बुक्स में। मतलब एनी इंफॉर्मेशन विच हैव सम मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ एनी पार्टी that must be disclosed in the books of account either as a footnote or in the face। तो वो या तो फुटनोट में दिखा दो या फेस पे। तो अगर मान लो फेस पे नहीं भी दिखा रहे हैं, कंटेंजेंट है, तो कम से कम उसको हम डिस्क्लोज करेंगे, उसको फुटनोट में तो जरूर दिखाएंगे। कल को कोई यूजर ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं था कि आपके खिलाफ कोई केस भी चल रहा था या कोई ऐसी भी लायबिलिटी थी आपकी। जो बाकी कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमको हमेशा रिकॉर्डिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि अगर कोई प्रोबेबल एक्सपेंसेस लग रहे हैं, कोई संभावित हानि है, तो उनके लिए हमें प्रोविजन करके रखना चाहिए, प्रॉफिट में से पैसा बचा लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रोबेबल प्रॉफिट है यानी कि संभावित लाभ है, तो उसको तब तक नहीं लिखना चाहिए जब तक हम उसके बारे में एकदम श्योर नहीं हो जाते हैं। तो ये कारण है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के में हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, क्योंकि हमें डाउट रहता है कि हो सकता है वो पैसा डूब जाए।
नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहता है कि हमें अपने अकाउंटिंग में एक बार कोई फॉर्मेट अपना लिया, एक बार कोई रूल अपना लिया, एक बार कोई मेथड अपना लिया, जैसे डेप्रिसिएशन का एक मेथड अपना लिया हमने, तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए हमें कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, साल दर साल। क्योंकि अगर हम हर साल रूल चेंज कर देंगे तो उसमें हमारे जो अकाउंट्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाएगी, रिलायबिलिटी नहीं रह जाएगी। तो इसलिए कंसिस्टेंट होना चाहिए हमको। और नेक्स्ट है मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी कहता है कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको जरूर रिकॉर्ड करना चाहिए, और जो महत्वपूर्ण नहीं है, जो मटेरियल नहीं है, इफ सम इंफॉर्मेशन इज नॉट मटेरियल देन इट कैन बी अवॉइडेड। तो व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट इज नॉट मटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। अब सिचुएशन को देख करके हमेशा समझा जाएगा कि ये चीज मटेरियल है या नहीं है। ऐसी चीज जो बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी डिसीजन मेकर पे, उसको कहा जाएगा कि मटेरियल नहीं है। तो ऐसी चीजों को अननेसेसरी जो टाइम वेस्ट होगा उनको रिकॉर्ड करने में, उससे बचना चाहिए। मटेरियल कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल, जैसे कि अगर मान लो रिफ्रेशमेंट पे खर्च किया जाता है, तो कोई भी अकाउंटेंट उसको सिंपली ऐसे लिखता है कि रिफ्रेशमेंट पे 100 रुपीज खर्च हो गए। ऐसे नहीं लगता है कि इतने रुपए की चाय हुई, इतने रुपए का बिस्किट हुआ, इतने रुपए का पानी हुआ, वाटर हुआ। तो ये सब नहीं लिखा जाता है, क्योंकि अगर हम ऐसे 10-10, 5-5 रुपए को लिखेंगे तो उससे ज़्यादा तो उसका कॉस्ट पड़ जाएगा लिखने वाले का हमको। तो इसलिए ये मटेरियल नहीं है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको ज़रूर लिखा जाना चाहिए। ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है। तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन बी था। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्क्लोज होनी चाहिए बुक्स में, लेकिन वही इन्फॉर्मेशन जो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अ ट्रेडर ट्रांसफर्स 20% ऑफ हिज प्रॉफिट टू जनरल लेजर। एक व्यापारी है, वो अपने प्रॉफिट का 20% जनरल लेजर में ट्रांसफर कर देता है। देखिए प्रॉफिट जो उसने अर्न किया, और जनरल रिजर्व होता है उसने फ्यूचर के लिए कुछ रिजर्व रख लिए, बचा के रख लिया। पैसा के भी 100 रुपए कमाए तो 20 रख लेता हूँ। अब जनरल रिजर्व होता है किस लिए, फ्यूचर के लिए होता है कि फ्यूचर में पता नहीं कब जैसी जरूरत पड़ जाए बिजनेस में, कब कैसी जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए जनरल रिजर्व बचा रहता है। क्योंकि इसका नाम जनरल रिजर्व है तो इसका मतलब ये है कि इस पैसे को फ्यूचर में किसी भी काम में यूज किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्सेप्ट ही डज डू। अब ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का जो कहता है इस बात को कि भी ठीक है आपके पास प्रॉफिट है तो रिजर्व बना के रख लेना चाहिए फ्यूचर के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म को प्रूडेंस भी कहते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब ये कहता है कि समझदारी वाले काम हमको करने चाहिए। खर्चा लग रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, इनकम लग रहा है तो उसको तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक हम श्योर नहीं हो जाएं। और ये जो प्रिंसिपल है कि हमारे पास प्रॉफिट है तो फ्यूचर में पता नहीं कैसी जरूरत पड़ जाए तो पैसे बचा के रख लेना, ये भी कंजर्वेटिज्म का ही प्रिंसिपल है। इसको हिंदी में रूढ़िवादिता कहते हैं कंजर्वेटिज्म को। और इसको जो प्रूडेंस है इसको कहते हैं विवेकशीलता। और इनके पीछे एक सेइंग कही जाती है, कहावत होती है इनके पीछे कंजर्वेटिज्म या प्रिंसिपल जो प्रूडेंस प्रिंसिपल है कि प्लेइंग सेफ, प्लेइंग सेफ, सेफ प्ले करिए, सुरक्षित खेलिए। तो सुरक्षित कब खेलेंगे, जब होने वाली हर हानि का प्रोविजन करके रखेंगे, फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखेंगे। तो बाकी जो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो ये यूनिफॉर्मिटी का कहता है कि यूनिफॉर्मिटी अपने होनी चाहिए, हमें बार बार बदलना नहीं चाहिए अपनी चीज़ों को। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे हम, रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब उसको रियलाइज करने का, वसूल करने का राइट मिल जाए हमको। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि ट्रांजैक्शन को इस आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए कि मनी में मेजरेबल है या नहीं है। तो इसका जो ए सही जवाब था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज एप्लीकेबल इन। तो कंजर्वेटिज्म की जो कन्वेंशन है, परंपरा है रूढ़िवादिता की या प्रूडेंस की, समझदारी की, ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगी, इनमें से सही जवाब का पता लगाना है। तो जो गिवन ऑप्शन है, प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, इस पे नहीं होगी। मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, देखिए अब यही कहता है कंजर्वेटिज्म के, अगर कोई होने वाला लॉस लग रहा है आपको तो उसके लिए प्रोविजन कर लो। बैड या डाउटफुल डेब्ट्स का हमें डाउट है, हो सकता है कुछ पैसा डूब जाए, उधार बेचते हैं तो पिछले तजुर्बे से पता होता है हर बिजनेस को कि उनका अक्सर कितना पैसा डूब जाता है। एक अब ये श्योर तो नहीं होता, सर्टेन तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा आइडिया उनको रहता है। तो इसलिए उसके लिए प्रोविजन बना के रख लेते हैं, प्रॉफिट्स में से बचा लेते हैं पैसा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट उन क्रेडिटर्स ये नहीं बनाया जाता है, क्योंकि क्रेडिटर तो वो हैं जो हमारे, जिनको हम पैसा देंगे, तो हम ये नहीं मानते कि वो उनसे हमें डिस्काउंट मिल जाएगी पहले ही, जब तक श्योर नहीं हो जाएंगे। तो ये नहीं रहता है
क्रिएट एक रिजर्व फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये भी इसमें यहाँ पे नहीं आता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिजर्व बना रहे हो। अब हालांकि यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन दोनों में से जो ज़्यादा नज़दीक है, अगर ये नहीं होता तब इसको भी सोचा जा सकता था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हम रिजर्व बना लें। तो ये इससे बेटर यहाँ पे ये है कि जो खास तौर पे इसका फोकस यही रहता है कि होने वाले लॉसेज के लिए प्रोविजन करके चलिए। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए हम क्यों बनाते हैं प्रोविजन। जैसे मान लो 2019 में, इसके पीछे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि क्यों बनाते हैं। एक तो ये है ही, एक दूसरा और कॉन्सेप्ट भी है। 2019 और 2020 दो ईयर हैं। मान लीजिए 2019 में हमने उधार सेल कर दी, क्रेडिट सेल कर दी 5 लाख की, और क्रेडिट सेल जो 5 लाख की करी तो उसमें से पता चला कि भी 5 लाख के हमारे डेटर बन गए। अब ये डेटर मान लीजिए अभी इन्होंने पैसा दिया नहीं, तो ये तो 2020 में पैसा दे देंगे। अगर मान लो 2019 वाला साल समाप्त हो गया तो अब 20 में ही पैसा देंगे नेचुरली, या उसके बाद पैसा देंगे। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि भी हमने 19 में क्रेडिट सेल को भी सेल मान करके इनकम तो मान लिया, और 2019 में जो प्रॉफिट हुआ होगा उसमें पूरे 5 लाख को हमने प्रॉफिट मान लिया होगा। मान लो कल को 2020 में जाके पता चले कि 20,000 हमारे ऐसे डेटर थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो जो 20,000 का लॉस है वो किस साल का है, क्या 20 का है या 19 का है? नेचुरली वो 20 का लॉस है, क्योंकि ये जो सेल हमने की थी वो 20 में की थी, जो 19 में की थी, जिसका पैसा 20 में जाकर के डूबा है। तो अगर हम इसको अभी खर्च नहीं मानते, बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन नहीं बनाते, तो ये हमारे अकाउंटिंग के जो प्रॉफिट्स हैं वो उतने एक्यूरेट नहीं रहते। तो ये भी एक कारण होता है कि हम ये जैसे ही ईयर एंड होता है तो हम अपने पिछले अनुभव के आधार पे आइडिया लगाते हैं कि साहब हमारा जो डेटर बचा हुआ है उसमें से कितना ये हो सकता है कि डूब जाए। तो एक ये मतलब ट्राई करते हैं इसमें एस्टिमेट करने की, श्योरिटी के साथ तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन एस्टिमेट करने की कोशिश की जाती है जो नियर अबाउट एक्चुअल रहता है। तो इसलिए ये करना जरूरी होता है ताकि इसकी रिकॉर्डिंग यहीं पे हो जाए। जैसे मान लो हमको डाउट था 20,000 डूब सकते हैं, तो 2019 में ही हमने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बना लिया, और 2019 में जब हमने 5 लाख की इनकम लिखी थी तब इस इनकम के अगेंस्ट ही हमने P&L में 20,000 रुपये ये लॉस मान लिया था कि हो सकता है पैसा डूब जाए। तो एक तरह से हमने अपना प्रॉफिट जो था उसमें एक्यूरेसी लाने की कोशिश की, ये भी इसके पीछे एक फंडा होता है। तो इसमें बी कॉन्सेप्ट बी सही जवाब था। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो अब प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म के कई क्वेश्चन हो चुके हैं, आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं इनमें से कौन सा ट्रू है। तो जो ऑप्शन पहला है टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर लॉसेज, ये ही इसमें से सही जवाब है। ये आया हुआ है नेट में एग्जाम में। तो टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो ये तो नहीं होता है, प्रॉफिट्स के बारे में केयर नहीं करते। टेकिंग केयर ऑफ बैड डेट्स के बारे में केयर कर रहे हैं, यानी कि जो पैसा डूब रहा है। तो देखिए जो प्रूडेंस प्रिंसिपल है यहाँ पे ये ज़्यादा सटीक है। फ्यूचर लॉसेज के बारे में हम टेक केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। जो बैड डेप्ट है वो तो सर्टेन लॉस हो जाता है, हाँ प्रोबेबल के लिए हम बनाते हैं। अगर मान लो ये नहीं होता तब इसके बारे में सोचा जा सकता था, लेकिन अभी ये ज़्यादा सटीक आंसर है। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट के अनुसार इन डिटरमाइनिंग द नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से नेट इनकम डिटरमाइन करने के लिए ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। जितनी भी कॉस्ट उस पीरियड से रिलेटेड हो, जिस पीरियड से रिलेटेड वो रेवेन्यू है, वो कॉस्ट हमको उस पीरियड में घटा देनी चाहिए जिस पीरियड में वो रेवेन्यू को हम इनकम मान रहे हैं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो ये ही मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम कॉस्ट को ये सोच करके लिखते हैं कि इस कॉस्ट से मिलने वाली जो रेवेन्यू है वो जिस पीरियड में मिलेगी उसी पीरियड में हम इसको खर्च भी मानेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। और कुछ लोगों की क्वेरी थी इस बारे में कि जो 2015 का DSSB का हम एग्जाम डिस्कस कर रहे थे उसका क्या होगा, वो क्यों छोड़ दिया बीच में। तो क्योंकि लोगों की अलग अलग डिमांड थी, कुछ लोग कह रहे थे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन उस पर एक वीडियो आपको जल्दी ही 1 या 2 दिन में 2015 के पूरे क्वेश्चन पेपर पे इकट्ठा एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।